तो कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं प्लेस मिक्स की। देखो मैंने पहले आपको मार्केटिंग मिक्स कराया जो यहाँ पे पिंड है, उसके बाद उसका पार्ट प्रोडक्ट मिक्स में ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग करवाई, वो भी यहाँ आई बटन में पिंड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हमने करे प्राइस मिक्स के फैक्टर्स, वो भी पिंड है। और उसके बाद बारी आती है प्लेस मिक्स की, यानी कि जो सामान हम बना रहे हैं वो सही वक्त पे सही जगह पे अवेलेबल हो। मैं बना आ रहा हूँ लेकिन उसकी डिमांड वहाँ है तो मैं वहाँ अवेलेबल करवाऊँ। मैं बना जनवरी में रहा हूँ लेकिन उसकी डिमांड अगस्त में है तो मैं अगस्त में अवेलेबल करवाऊँ। ये सारी बातें आती हैं प्लेस मिक्स के अंडर। तो इसकी डिटेल क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो देखो भाई, प्लेस मिक्स के अंदर दो चीज आती हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों के हमें कुछ ना कुछ बातें पढ़नी है। इसके हमें पढ़ने हैं कंपोनेंट्स और इसके हमें पढ़ने हैं टाइप्स, कि कितने तरह के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं दो टाइप करके पढ़ा रहा हूँ और ये सही है, लेकिन कभी कभी आपको अकेला फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ मिलेगा और आपको उसको ये समझना है। जनरली इसको और इसको एक ही वर्ड समझ के लिखा जाता है, बोला जाता है आंसर्स में और क्वेश्चंस में दोनों जगह, लेकिन इसके दो पार्ट एक्चुअल में ये हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कंफ्यूज हुए हम एक दूसरे को पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, ये एक फर्म पड़ी है, ये एक कस्टमर है। कस्टमर गया फर्म के पास और अपनी डिमांड बताई कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन का ये कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं लैपटॉप, ये लैपटॉप बनाने की एजेंसी है और इसको एक कस्टमर ने बताया कि मुझे इतनी रैम, इतना प्रोसेसर, इतना ग्राफिक्स कार्ड, इतना स्क्रीन साइज, इतनी डिस्प्ले, इन सब स्पेसिफिकेशंस के साथ मुझे एक लैपटॉप बना के दो। तो उन्होंने उसकी डिमांड को सुनकर और उसके अकॉर्डिंग लैपटॉप बना के उसको सप्लाई किया। सही जगह पे सही वक्त पे डिमांड को एनालाइज करके प्लेस मिक्स को पूरा करते हुए उन्होंने ऑर्डर प्रोसेसिंग नाम के कंपोनेंट का फायदा उठाया। ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी कि जो कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया उसको प्रोसेस करके उसकी डिमांड के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करो। प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो है वो आप रैंडम नहीं करोगे, एक पर्टिकुलर कस्टमर की नीड को ध्यान में रख के करोगे, ये बात। अच्छा, इसमें एक और बात क्या है कि देखो भाई, अगर आप प्रोडक्ट उसकी डिमांड के हिसाब से एक्यूरेट नहीं बनाओगे या फिर लेट बनाओगे तो वो आपकी फर्म को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। यहां अगर एक बार कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो गारंटेडली आपके पास आएगा। जनरल बिजनेस में जरूरी नहीं है लेकिन इसमें जरूरी है। ये था हमारा पहला कंपोनेंट, किसका? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट पे जो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है? वेयर हाउसिंग बेसिकली की जाती है टाइम गैप को कवर करने के लिए, कि मान लो एक ऐसी क्रॉप है जिसकी डिमांड आती है अक्टूबर से दिसंबर में, लेकिन नेचर है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो क्रॉप ग्रो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ फरवरी से मई में। तो उसको इस टाइम पे ग्रो करके स्टोर कर लिया जाएगा और उसको इस टाइम में बेचा जाएगा। समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकता है, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उसकी डिमांड है उसको बेच देंगे। तो उतने पीरियड तक क्या करें भाई, उसको कहीं रखना पड़ेगा, कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो वो टाइम गैप को कवर करने के काम आती है वेयर हाउसिंग, यानी कि उस प्रोडक्ट को आप अच्छे से स्टोर कर सकते हो, एक जगह रख सकते हो, उसको वेयर हाउस कर सकते हो। समझ गए इस बात को कि टाइम गैप कवर हो जाएगा, एक टाइम पे बना के आपने सेव कर ली फ्यूचर डेट के लिए, ये होती है वेयर हाउसिंग। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि भाई जितने ज्यादा एक फर्म के पास वेयर हाउस होंगे, यानी कि जितना ज्यादा स्टॉक वो मेंटेन रखेगी उतनी स्पीडीली वो कस्टमर्स की डिमांड को पूरा कर पाएगी जब डिमांड का टाइम आएगा। अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेयर हाउस है और वो आपके फर्म से काफी दूर है तो दिक्कत आएगी वेयर हाउसिंग की, से स्टॉक उठा के आपके कस्टमर को देने में। इसलिए आपका वेयर हाउस पहली बात तो आपकी फर्म की, आपका जो पॉइंट ऑफ सेल है उसके पास होना चाहिए, और जितने ज्यादा वेयर हाउस, जितनी इजी स्टोरिंग की जगह उतनी बढ़िया आपकी सेल। ये बात आती है वेयर हाउसिंग में। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो है ट्रांसपोर्टेशन। देखो भाई, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या है, एक गुड्स का होता है पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, कि उस जगह पे वो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ये मान लो फॉर एग्जांपल ये चील है, चीन नाम की कंट्री, वहाँ पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की डिमांड है इंडिया में, उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जहाँ वो यूज होने, यानी पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, वो चीज़ है इंडिया। तो जब वो प्रोडक्ट बन गया उसको चीन से इंडिया लाना भी तो पड़ेगा ना, ऐसे नहीं चीन में पड़े पड़े ही बिक जाएगा और इंडिया में डिमांड फुलफिल हो जाएगी। भाई गुड है वो फिजिकली एग्जिस्टिंग एक चीज़ है, उसको वहाँ से उठा के यहाँ तक लाना होगा, और वो लाना काम कस्टमर का नहीं है, वो लाना काम सप्लायर का है, क्योंकि सप्लायर की टेंशन है वो माल बेचे, ना कि कस्टमर की टेंशन है वो माल खरीदे। क्योंकि अगर एक सप्लायर नहीं लाएगा तो और बहुत सप्लायर बैठे हैं।
हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में यही पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा हैं और कस्टमर्स लिमिटेड है, इसलिए कस्टमर राजा है और राजा की चलती है, यही सीन है। तो यानी कि जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक लाने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या कि मैंने गुड्स यहाँ बनाए उनको वहां तक लेके जा रहा हूँ, वो ट्रांसपोर्टेशन। इतनी चीजें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी कंपोनेंट पे जो है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है? देखो सबसे पहली चीज तो इसको वेयर हाउसिंग से कंफ्यूज ना करना, मैं फर्क बता देता हूँ। दोनों में मैं बात करूंगा स्टॉक की, कि हम अपने गुड्स को, अपने प्रोड्यूस को स्टॉक कर लेंगे, लेकिन फर्क क्या है? वेयर हाउसिंग में बात थी टाइम गैप की, यानी कि आज बनाया और उसकी सेल होने वाली है परसों, यानी कि कुछ टाइम गैप के बाद, तो कल के लिए उसको कहां प्रोड्यूस स्टोर करें, यानी कि उस टाइम के बीच में कहां स्टोर करें। लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल अलग चीज है, वो लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा, वो एनिमल्स पे चला जाता है, लिविंग चीजों पे चला जाता है, लेकिन लाइव स्टॉक कहने का मेरा यहां ये मतलब है कि आपका जो करंट एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है बेचने के लिए, वो इन्वेंट्री कंट्रोल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा है, जेठालाल की दुकान है और दुकान के साइड में ही गली में जाके गोडाउन पड़ा है उसका। दुकान इज अ शोरूम जहां वो मेन चीजें शो करता है अपने कस्टमर्स को। फिर जब उनकी डिमांड आती है या उसके जो आगे डीलर्स है, मान लो जेठालाल एक होलसेलर है यार, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक होलसेलर है, उसने अपने डीलर्स को सामान भेजना है, डे टू डे उसकी ट्रांजैक्शन है कि हाँ 10 टीवी 10 फ्रिज या ऐसे भी कुछ भी कोई भी चीज भेज रहा है वो, तो वो चीज जो उसकी लाइव इन्वेंट्री मैनेज हो रही है, इन्वेंट्री स्टॉक ही होता है। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो आपको पता होगा, इन्वेंट्री जो उसकी लाइव इन्वेंट्री मैनेज हो रही है ना, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। की एग्जिस्टिंग हमारे पास अभी फिलहाल जो माल पड़ा है बेचने के लिए, रखने के लिए नहीं, रखने के लिए वो वेयर हाउसिंग में जाएगा, आने वाले टाइम के लिए रखा हुआ है वो वेयर हाउसिंग है, लेकिन अभी रखा हुआ है, अभी बेचने के लिए वो इन्वेंट्री कंट्रोल है। इन्वेंट्री कंट्रोल का सीधा सा मतलब ये है कि हमें डिसाइड करना है हम अपनी इन्वेंट्री कितनी रखें, कम रखें या ज्यादा रखें। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, बिल्कुल बेसिक से सीधे से फैक्टर्स हैं, इसके मैं आपको बता देता हूँ। बहुत रेयर चांसेस है कि आपसे फैक्टर पूछे जाए, लेकिन यार आप मेरे चैनल पे आए हो, अपने बड़े भाई पे भरोसा करके पढ़ रहे हो ना, तो आपको मैं हर चीज बताऊंगा, कहीं कभी नहीं छोड़ूंगा। 100 के लिए प्रिपेयर करना है तो एक एक चीज की डीप में जाना पड़ेगा, बिल्कुल छोटी चीजें बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। तो देखो 4 फैक्टर्स है, व्हाइट बोर्ड पे गंदी राइटिंग लिखने से अच्छा आपको यहां दिखा दूंगा। सबसे पहला फैक्टर आता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सिस्टम, यानी कि मैं जो माल बेच रहा हूं, मैं इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा हूं, मैं भी तो कहीं से लूंगा ना, तो मेरा सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिव है। अगर वो सिस्टम हाईली रिस्पॉन्सिव है तो मैं इन्वेंट्री कम रखूंगा। क्यों? क्योंकि धक्के से इन्वेंट्री रख के क्या फायदा, जब चाहिए होगी मंगवा लेंगे, हाथों हाथ मुझे सामान मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिव काफी हाई है वो, तो जब मैं मांगूंगा बहुत शॉर्ट पीरियड नोटिस पे मुझे वो सामान मिल जाएगा, इसीलिए मैं इन्वेंट्री कम रखूंगा। अगर मेरा सिस्टम कम रिस्पॉन्सिव है तो मेरे को इन्वेंट्री ज्यादा रखनी होगी। पहला पॉइंट गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सीधी सी बात, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ज्यादा, इन्वेंट्री रखेंगे कम, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम, इन्वेंट्री रखेंगे ज्यादा, ठीक है, इतनी चीज है। अब आते हैं तीसरी बात पे, वो क्या कहता है, वो कहता है फर्म की पॉलिसी क्या है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देनी है। अगर मेरी पॉलिसी है कि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देनी है ना, तो मैं अपनी इन्वेंट्री ज्यादा रखूंगा कि किसी भी टाइम पे कस्टमर को खाली हाथ वापस ना भेजना पड़े, ये कह के कि भाई साहब माल नहीं है, माल हमेशा फुल रखो। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए मैक्सिमम इन्वेंट्री, और सेटिस्फैक्शन अगर कम देके सर रहा है तो इन्वेंट्री भी कम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट आता है एक्यूरेसी इन सेल्स फोरकास्ट। अगर मेरे सेल्स फोरकास्ट एक्यूरेट हैं, अगर मैं फुल एक्यूरेट हो गया, हाँ भाई 10 लाख की सेल होगी, 10 लाख का माल पड़ा है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं एक्यूरेट ज्यादा हूं तो मुझे माल ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक्यूरेट कम हूं कि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत, मैं 10 लाख का है तो 5 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, तो मुझे माल 15 तक का रखना पड़ेगा क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कम है, ठीक है। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या 4 चीजें पढ़ी, फटाफट से बताओ। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर देके सामान बनवाना, वेयर हाउसिंग, टाइम गैप को कवर करना, ट्रांसपोर्टेशन, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक लेके जाना, इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि जो लाइव आपके पास स्टॉक पड़ा है बेचने के लिए उसको कितना करें, कम करें ज्यादा करें, इतनी सी बात थी। इसमें कोई ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है, जो आपको समझाएगा उतना समझ लो, लिखना आए तो लिख देना, एक बुक से रीडिंग चाहिए, बस थोड़ी बहुत केस स्टडीज की प्रैक्टिस चाहिए, सब कुछ टिच डन है। अब बढ़ते हैं अगली चीज में, जो देखो भाई चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यहाँ एम कर रहा है, आपको समझाना चाह रहा है कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक माल कैसे पहुंचा। प्रोड्यूसर बिल्कुल फर्स्ट प्रोड्यूसर जिसने माल बनाया, मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं हम इसको, और कंज्यूमर बिल्कुल एंड कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को सेल्फ कंज्यूम करेगा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, ना कि आगे बेचेगा। तो इससे लेके इस तक ये माल कैसे पहुंचा। सबसे पहले आता है डायरेक्ट चैनल्स और फिर आता है इनडायरेक्ट चैनल्स। डायरेक्ट चैनल मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर और फिर कंज्यूमर, बात खत्म, कांटा। इनडायरेक्ट चैनल्स में 3 आ जाते हैं, 1 लेवल,
2 लेवल और 3 लेवल। अब ये क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए हो कि बेसिकली इसका क्या मतलब है, एक ऐसा वे, एक ऐसा पाथ, रास्ता जिससे पोजीशन या ऑनरशिप ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। सबसे पहले हम बात कर रहे थे डायरेक्ट चैनल्स की। डायरेक्ट चैनल्स को हम जीरो लेवल भी बोलते हैं। जीरो लेवल यानी कि कोई इंटरमीडिएरी एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जांपल की अगर मैं बात बताऊं तो आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो, आप डोमिनोज जाते हो, वहां पे आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, वहीं प्रोड्यूसर होता है और आप कंज्यूमर हो। उस बंदे ने अपने हाथ से बनाया और आपको दे दिया, कोई इंटरमीडिएरी है? बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया जीरो लेवल यानी कि डायरेक्ट चैनल। अब आते हैं इनडायरेक्ट चैनल पे। इनडायरेक्ट में आपको क्या 3 बताए, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 1 लेवल में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक मिडलमैन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर कौन होता है भाई? जो बंदा आपसे डील करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आपको बाइक चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको टीवी चाहिए, आपको फ्रिज चाहिए, जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक सामान है महंगा 20,000 25,000 से ऊपर वाला, या फिर कुछ व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, वो आ जाते हैं 1 लेवल के एग्जाम्पल में कि जहां प्रोड्यूस हुए फैक्ट्री से आए उस कंपनी के ऑथोराइज्ड शोरूम तक। ठीक है, गाड़ी, बाइक, टीवी, इन सब के ऑथोराइज शोरूम होते हैं यार, आपको पता है, और उस शोरूम से जाके आपने ले लिए, तो दैट इज ओनली 1 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए हो बात? अगर यही मैं 2 लेवल की बात करूं ना, तो यहां प्रोड्यूसर और रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में एक और एंटिटी घुस जाती है, उसको बोलते हैं होलसेलर। अब होलसेलर कौन होता है पता होगा आपको शायद। होलसेलर वो बंदा है जो प्रोड्यूसर से बल्क में उठा लेगा और फिर उस बल्क वाले को थोड़ा थोड़ा तोड़ के रिटेलर तक देगा, और रिटेलर सिंगल पीस कंज्यूमर को देगा। ये जनरली होता है हाउस होल्ड की डेली यूज की आइटम्स में, साबुन, दाल, कुछ खाने की आइटमें, कुछ चिप्स, भुजिया, बिस्किट, ये सब छोटी छोटी आइटमें जो ना, ये बनती है हजारों में। होलसेलर लेते हैं 100 पीस, रिटेलर को देते हैं 10 पीस, और रिटेलर देते हैं कंज्यूमर को 1 पीस। ये मतलब मैंने रफ फिगर्स लिए, रैंडम फिगर्स है। इस चर्चा के सारे पात्र, सारी फिगर्स काल्पनिक हैं, रकमें काल्पनिक हैं। ठीक है। 2 लेवल में हमारी जनरली किराना शॉप की आइटम्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG, काफी काम की फुल फॉर्म है ये, FMCG आती है, इसको लिख सकते हो। 1 लेवल में हमने बता दिया जो ऑथराइज्ड डीलर से मिलती है, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, वो सब कुछ। 0 लेवल में आपको पता है खाने पीने के आइटम है, या फिर डायरेक्ट ऑर्डर, मेल सेलिंग, ऑनलाइन आप कुछ खरीदते हो, Amazon से खरीद रहे हो, वो कोई सेलर भी हो सकता है जो लेवल से बेच रहा है, लेकिन जनरल हम बात करें 1 लेवल सेलिंग भी 0 लेवल सेलिंग भी होती है Amazon पे, इस बात को मत भूलना। तो मेन जो आपको एग्जांपल देने ज्यादा ओरिजिनल नहीं है, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट का दे दो, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 3 लेवल पे। आपको पता होगा है यार, ये तो मैंने भी सोच लिया था, प्रोड्यूसर से होलसेलर से रिटेलर से कंज्यूमर, ये तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा हुआ है। 3 लेवल मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा, टेंशन किस बात की है। देखो भाई, एंड पे कौन? कंज्यूमर, उससे पहले रिटेलर, उससे पहले होलसेलर, और सबसे फर्स्ट पे प्रोड्यूसर। ये चेन तो वही है। बीच में एक नया बंदा ऐड हो गया जिसको हम बोलते हैं एजेंट। एजेंट कौन होता है यार? एजेंट वो बंदा है जो प्रोड्यूसर की सेल्स करवाएगा। जनरल एग्जांपल इसका होता है आड़त। आड़त आपको नहीं, जिनको नहीं पता, वो होते हैं जो एक किसान से सारी प्रोड्यूस बल्क में ले लेते हैं, अलग अलग किसानों से अलग अलग प्रोड्यूस ले ली और उसको जाके मार्केट में बेचा। तो वो जो आड़त है ना, वो एजेंट है। उसने क्या किया? प्रोड्यूसर से सारी प्रोड्यूस ले ली, फिर उसने मार्केट में अलग अलग आइटमों के होलसेलर ढूंढे। भाई राइस का होलसेलर एक हो गया, वीट का एक हो गया, मेज का एक हो गया, आलू का एक हो गया, प्याज का एक हो गया, टमाटर का एक हो गया। हर अलग अलग क्रॉप के अलग अलग होलसेलर को उसने मार्केट में जाके ढूंढा और उनको अपना सामान बेच दिया। प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर। अब होलसेलर ने रिटेलर यानी कि जो रेडी वाले होते हैं उनको दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर यानी कि आपको दिया। ये एग्जांपल है 3 लेवल चेन का, 3 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमें समझना था, जो हमारे लिए कुछ नया था। अब इसमें आप कहोगे कि इंग्लिश में क्या लिखें यार? बेसिक सी बात आपको यही लिखनी है कि क्रॉप्स वाला एग्जांपल दे सकते हो आप, अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में एक लाइन लिखनी है तो वहां ये लिखना है कि मैन्युफैक्चरर के पास एक बिल्कुल लिमिटेड सा प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसको वाइड मार्केट चाहिए होती है। यानी कि मैन्युफैक्चरर यहाँ पे एक नहीं है, प्रोड्यूसर वीट का अलग है, मेज का अलग है, राइस का अलग है, टोमेटो का अलग है, ऑनियन का अलग है, पोटैटो का अलग है। इन सभी मैन्युफैक्चरर से डील की एक एजेंट ने, और उस एजेंट ने पूरी वाइड मार्केट के होलसेलर्स को ढूंढा। तो वो लिमिटेड प्रोडक्ट से वाइड मार्केट तक पहुंचाने में किसने हेल्प की? एजेंट ने। और एजेंट का यही काम है। 3 लेवल चैनल ऐसे काम करता है, आप सब समझ चुके हैं आप। तो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है यार, कोई टेंशन नहीं है, हमें नॉलेज चाहिए, लंबाई से फर्क नहीं पड़ता, टाइम तो लगता रहता है यार, टाइम लगाओगे, एफर्ट्स लगाओगे, तभी नॉलेज आएगी। इस वीडियो में हमने क्या सीखा?
प्लेस मिक्स के अंदर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 4 कंपोनेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के 4 फैक्टर्स। और इधर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में 2 लेवल, डायरेक्ट लेवल, इनडायरेक्ट लेवल। डायरेक्ट में 0, इनडायरेक्ट में 1 2 3, सबके थोड़े थोड़े एग्जांपल। अब एक मजेदार बात बताऊं, ये जो आपने 17-18 मिनट की वीडियो देखी, मुझे नहीं पता कितने की, लेकिन लंबी है, वो जो भी वीडियो आपने देखी उसके बाद क्या ये कितने मार्क्स का है? कोई बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं है, लेकिन आपका दिमाग खुल गया, चैप्टर थोड़ा इजी लगने लगेगा जब इसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस करोगे। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग चैप्टर आपका बहुत ज्यादा कट चुका है, बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, बहुत कम है ये। हमारे से पिछले वाले बैच को बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, काफी पॉइंट्स याद करने पड़ते थे। तो अब जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, पढ़ो और खुश रहो। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर देना, बेल दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन, मुझे मोटिवेशन मिल जाए। लाइक शेयर कब करना है? अच्छी लगे तो, और बुरी लगे तो कमेंट करो, बताओ क्या बुरा लगा। थैंक यू।